ठीक है, ओके। जो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 है, उसका सेक्शन ए की चर्चा हम लोग कर लेंगे। और सेक्शन ए का मतलब है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, टू इंडिपेंडेंट इंडिया। आर्ट एंड कल्चर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, से स्वतंत्र भारत, कला एवं साहित्य, आर्ट एंड कल्चर। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको GS1 में क्या पूछा जाता है, GS2 में क्या पूछा जाता है, ऐसा तो कोई नहीं है। ये तो सब पता है ना। वो जो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए, दो तीन चीजों को समझना होगा हम लोग को। इसे मैं आगे बढ़ाऊं। मीडियम किसी का इंग्लिश भी है? सब लोग हिंदी? मतलब इंग्लिश दिख रहे हैं आप लोग, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले जैसा पर्सनालिटी दिख रही है आपकी। मीडियम हिंदी है, चलिए बहुत कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। ठीक है, फिर हम लोग हिंदी में ही लिख लेते हैं फिर। अब देखिए, 68th BPSC से जो पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस पर भी कर लेंगे। पैटर्न जो क्वेश्चन 114 मार्क्स के, यानी कि 114 नंबर के जो क्वेश्चन थे वह पूछे जाते थे पहले भी, लेकिन अब थोड़ी सी सेक्शन को चेंज कर लिया गया है। अगर हम ए पार्ट की बात करें तो 24 मार्क्स पार्ट अलग नहीं है, उसी में है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको अलग अलग पार्ट कर दे रहा हूं कि आप चीज़ों को समझ पाए। जो सी है, यानी 76, टोटल 114। अब ये पैटर्न जो है वो पिछले, यानी कि अगर हम लोग बात करें जो पिछले पैटर्न था 68 से पहले वाली, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन जब आए और 38 मार्क्स के जब क्वेश्चन होते थे, अब आपको हिस्ट्री की पूरी सिलेबस को जाननी होगी। पहले हमारे पास मात्र 12-13 टॉपिक होते थे, है ना, और उसी टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते थे।
जैसे अगर हम 38 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो जो विगत 15 सालों के दरमियान में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वह मात्र एक क्वेश्चन है, और वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उग्रवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले से। हाँ, उसकी बात चर्चा करेंगे हम लोग। ये तो हम 38 मार्क्स की चर्चा कर रहे हैं, है ना, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। एक जो आपके उदारवादी चरण का मतलब है मॉडरेट, और इनकी स्किप्स को डेवलपमेंट को इनको जानना होगा। दूसरा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में, प्राचीन काल से बिहार शिक्षा अध्यात्म का केंद्र रहा, है ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। जैसे पहले हमारे पास 2 शिक्षा की बात की गई थी, एक वेस्टर्न एजुकेशन, ये क्वेश्चन बिहार का फेवरेट है, और दूसरा टेक्नोलॉजी, और फिर इसका भी योगदान शिक्षा में। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, एक पाश्चात्य शिक्षा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा ऑनलाइन इंग्लिश में भी देखे, है ना, और दूसरा हमारे पास जो है तकनीकी शिक्षा। अब देखिए, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने तैयार किया है तो प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, अगर ये क्वेश्चन को आपको 450 वर्ड्स में लिखने हो और आपका ये तैयार ना हो तो इनसे आप 100 वर्ड तो निकाल सकते हैं, इनसे 100 वर्ड आप निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल 450 वर्ड के जो आंसर लिखने होंगे तो आपको अलग पैटर्न पे सोचना होगा, क्योंकि फिर आपको चर्चा ये करनी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब की डेवलपमेंट की बात करें, और इन सब की अगर हम सोच की बात करते हैं तो अलग अलग सी, जो भी लोग अभी मतलब 2 दिन पहले आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो वैसे कल मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे और कोई है क्या जो कराया हो इसको, है ना, पेपर 1 को, तो जिसने भी कराया है वो पेपर को कराने से ज़्यादा चीज़ें अलग करा के चला गया है, चीज़ों को समझ नहीं पाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्योंकि जैसे जैसे समय ज़्यादा होगा ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन पर, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि हम लोग 8 दिन 10 दिन बाद कराते, तो प्रत्येक क्वेश्चन के टू द पॉइंट 5-5 टॉपिक, 7-7 टॉपिक, क्या क्या डालना है, इसके बाद क्या डालना है, वैसा आपको प्रिंट मैटर मिल जाता। लेकिन एक दिन में संभव नहीं है इस तरह का प्रिंट मैटर आपको समझा दिया जाए। चलिए आ जाइए, अब आपको मेंस इस बार कौन कौन दिए थे 69 में? नहीं, इसके पहले कभी आप लोग इंटरव्यू दिए हैं, मतलब इस पैटर्न पे 8-7 वाले पैटर्न पे? नहीं, वो पुराने वाले पैटर्न पे, वो तो ठीक है, वो बात ठीक है। तो चलिए, अब 2-3 बातों को समझना होगा। 7, 8 और 38 मार्क्स की दोनों के लिए आपकी प्लानिंग क्या है, क्या योजना बना के चले हैं आप? अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए आप घर पे, जैसे मान लीजिए कि 69 के बाद 70 है, तो 17 की अगर हम बात करते हैं तो वो एग्ज़ाम आपको देने हैं सितंबर में प्री का, और वही जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट वीक में आपको मेंस देना है। लेकिन तैयारी तो मेंस की करनी होगी ना अभी से, तो उसके लिए क्या पैटर्न आप लोगों ने सोचा है? अगर हम बात करें 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और फिर 38 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कुछ प्लानिंग? हाँ सर।
क्या सोचा है आपने, कैसे लिखेंगे दोनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हो। चंपारण, अब इसमें हम कुछ नहीं लिखते, सत्याग्रह नहीं लिख रहे हैं, ना आंदोलन लिख रहे हैं, ना महत्व लिख रहे हैं, ना कारण लिख रहे हैं, न परिस्थिति लिख रहे हैं, न विवेचन लिख रहे हैं, न किसान आंदोलन लिख रहे हैं। सिर्फ हम एक शब्द डाल दिए, चंपारण। और ये क्वेश्चन 7 और 8 मार्क्स के होंगे और ये क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा। देखिए जो क्वेश्चन 5 आया हुआ है, जो सब मिला के हम लोग 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है वही 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन सिर्फ हम आपको डिस्कस करा के भेज देंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बेनिफिट होगा। उससे सिर्फ ये बेनिफिट हो जाएगा कि 9 क्वेश्चन का आप एक मानक आंसर जान जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया है चंपारण, और इस पर 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, और इसी पर 38 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं, इन दोनों में आप डिफरेंस क्या करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि पाल कला, पटना कला, पटना कलम, मौर्य, ये तीनों आप लोग को 38 मार्क्स में लिखने की आदत है। अब ये तीनों पूछा जा रहा है 7 और 8 मार्क्स में भी। ऐसा कुछ नहीं है ना कि 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन के अलग क्वेश्चन बन रहे हैं और 38 वाले अलग। जिस क्वेश्चन को आप 450 वर्ड्स में जानते हैं, उसी को आपको 80 और 100 वर्ड्स में भी लिखना है। तो ये पाल कला हो गया, चंपारण हो गया, संथाल आप एक जो है रिवोल्ट की हम बात कर लेते हैं, एक और रिवोल्ट है बिरसा। अब इन रिवोल्टों की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा असहयोग। असहयोग का मतलब है 1920, है ना। सविनय अवज्ञा कब भाई? 1930, 1930। और भारत छोड़ो 1942, ये 1930। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये सब क्वेश्चन 38 मार्क्स में भी बन सकता है, और ये सारे क्वेश्चन 7 और 8 मार्क्स में भी बन सकते हैं। लेकिन 7 और 8 मार्क्स में अगर होंगे चंपारण और 38 मार्क्स में होंगे चंपारण, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कैसे शेयर करेंगे आप लोग, बताइए। हाँ, इसको आगे लेके चले। आपने 7-8 मार्क्स में क्या बताया था कि एक 3 कठिया पढ़ती है ना, 3 कठिया, और दूसरा गांधी का वर्णन कर देंगे, नहीं, ये 7-8 मार्क्स में। और उसमें आप करेंगे प्रसार, उसमें आप करेंगे स्वरूप, उसमें आप करेंगे कारण, उसमें जो है परिणाम, नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपके हो गए 38 मार्क्स के। चलिए कुछ तो आपने सोचा भाई। सर आप क्या करेंगे? सेम टू यू मत कहिएगा, बड़ा खतरनाक शब्द है सेम टू यू, है ना। मेन फैक्ट डाल देंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, और 38 मार्क्स में क्या करेंगे? जन्म कुंडली, पढ़ाई लिखाई लग रहा है कब की पूरी पढ़ाई लिखाई बिहार से ही हुई है। बिहार से हुई है पढ़ाई लिखाई पूरी। हाँ, ये भाषा वहीं की है। हाँ, फिल्मों में भी डायलॉग कहता है कि जन्म कुंडली का निकाल लो, नहीं। चलो बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। और सर आप क्या शेयर करेंगे? लगता है नहीं,
लगता है का मतलब कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है। मतलब आप कभी घर में बैठ करके यह प्लान नहीं किए हैं क्या कि 200 नंबर जीएस का पेपर 1 में, 180 नंबर जीएस का पेपर 2 में, और 180 से 200 नंबर निबंध में, सारे नंबर हमारे 560 से 580 रिटेन में, और 60 से 80 इंटरव्यू में, और फिर टॉप 10 में हमारी रैंक। ऐसा कभी प्लान घर पे नहीं करते हैं? हैं? नहीं लिखे हैं तो बहुत निर्णायक है क्वेश्चन, वो निर्णायक है ना। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो लगता है तो ठीक, अब ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। सर आप कहें। 38 वाले में सोचे हैं? अच्छा जी, सीख ही रहे, लर्निंग पेज में है। बहुत बढ़िया। आप सर? कोई और भी हो भाई, अगर ऑनलाइन भी तो भी क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के बाद फिर आपके दिमाग में ये बात ना हो कि हमारे लिए जो है क्वेश्चन के पैटर्न कैसे लिखने हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ 9 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा के भेज दूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बेनिफिट होगा। कि होगा? 1892 में क्या, 1892 का दुनिया में कुछ ऐसा है जो अलग से है? फैक्चुअल नॉलेज है वो पूरी, है ना, कि कहाँ से किस तरह डेवलपमेंट हुई। 1861 के डेवलपमेंट के बाद 1892 का डेवलपमेंट आता है। 1858 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ है, जो परंपरा शुरू होती है क्राउन के साथ, वो डेवलप होते जाता है। हाँ चलिए बताइए सर, आप कहिए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नया शब्द आया, क्रक्स को ही लिख देना है। ठीक है, की पॉइंट को ही लिखना है। ठीक है। आगे की रास्ता को हम बोलते हैं प्रासंगिकता। ठीक है। प्रासंगिकता के 3 चरण होते हैं, जब वो समय था, आज और फ्यूचर में, 3 टाइम्स में। सर आप बताएं, 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन और 38 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस करेंगे आप? डिफरेंस क्या है वो नहीं है। हम्म अच्छा, नीलहो की समस्या। हम्म ठीक है। हाँ भूमिका शुक्ल, स्वरूप, कारण, परिणाम, बहुत बताएंगे आप। निष्कर्ष भी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन और 38 मार्क्स के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में कोई चेंजिंग तो नहीं हो रही है ना। जो क्वेश्चन 38 मार्क्स के तैयार कर रहे हैं वो 7 8 मार्क्स में भी आयोग पूछ दे रहा है। तो दोनों के लिए आपकी प्लानिंग क्या क्या है? 7 और 8 मार्क्स के लिए अगर एक ही क्वेश्चन हो चंपारण, एक ही क्वेश्चन हो असहयोग, एक ही क्वेश्चन हो तकनीकी शिक्षा में बिहार का योगदान, एक ही क्वेश्चन हो आधुनिक शिक्षा में बिहार का योगदान, तो ये 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है और 38 मार्क्स में भी और 8 मार्क्स में भी। तो अच्छा, टू द पॉइंट। ठीक है। और 38 में क्या करेंगे? एलिब्रेट कर देंगे।
विस्तार, प्रस्तावना की भूमिका, हाँ, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है सर। आप अच्छा अच्छा। पॉइंट वाइज करके निष्कर्ष भी डाल देंगे। ठीक है। और 38 मार्क्स में क्या करेंगे भाई? विस्तार से कर देंगे। ठीक है। बाकी और कोई तो नहीं है ना? ठीक है। ये प्लानिंग से दोस्त काम नहीं चलेगा। इस प्लानिंग से, जो आप प्लानिंग कह रहे हैं, अगर आप 72 मार्क्स के जो है ये स्टैटिक्स को भी बनाते हैं, 70 मार्क्स भी लाते हैं ना, तो आपके ये जो 2 to 8 मार्क्स के आपके जो और हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इन 228 में आपको मुश्किल से नंबर जो मिलेगा, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो 70 से 80 मार्क्स नंबर मिलेंगे। और ये 70 से 80 यानी 140 से लेकर के 150 के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे। जबकि आप 70 नंबर का सही करने का मतलब है कि आपको, अगर अच्छा से देखा जाए तो 60% नंबर वो 228 में भी होनी चाहिए। और 60% का मतलब है कि लगभग 120 से 130 नंबर यहाँ से और 72 नंबर ये, यानी कि आपकी मार्क्स जो है 190 से 200 नंबर होगी। कहीं भी थोड़ा सा डिसबैलेंस भी होगा ना तो लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। अगर ये 200 नंबर है और गलती से आप पेपर 2 में 150 भी लाते हैं और 180 लाते हैं उसमें, तो भी आप लिस्ट में रहेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि आपके नंबर जो हो गए वो कितने हो गए? लगभग 530 नहीं तो 200 नंबर कैसे आएगा? और ये 150 नंबर जो है ना, ये नंबर आप चाहें तो 175 से 180 कर सकते हैं। यहां 200 नंबर लाना बहुत टफ है। क्लियर है? 200 नंबर यहां 20 से 25 नंबर का अंतर रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 में। हमेशा से बना रहा है और अभी बना रहेगा। आ जाइए। कब तक आते रहेंगे बच्चे? मतलब कब तक हम कहते रहेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा। अभी और 5 मिनट पे फिर और लोग आएंगे? हो गए सब? देख लीजिएगा भाई आप लोग, क्योंकि ये सेशन होना चाहिए था 2.5 से 3 घंटे की, है ना? तो ये पहले ही 1.5 घंटे का रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन के पैटर्न को 5 क्वेश्चन में लिखवा करके भेज दूँ आपको कि ये हो गया आंसर, तो किसी काम नहीं चलने वाला है। देखिए, थोड़ा सा आपको समझना होगा। 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अगर सब लोग हिंदी माध्यम के हैं तो कहा जा रहा है कि टिप्पणी कीजिए, या कहा जा रहा है परिभाषित कीजिए, कहा जा रहा है वर्णन कीजिए, और कहा जा रहा है कि इन्हें समझाएं या बताएं। यही टाइटल बीपीएससी उपयोग कर रहा है इन क्वेश्चन में। और आपको ध्यान ये रखना है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग और दूसरा है शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की ट्रेडिशन को ही आप नहीं समझ पा रहे हैं, और यही कारण है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गांधी को बता देंगे और उस आंदोलन को बता देंगे, है ना? आपको यहां यह समझना है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो इसमें कंसेप्ट
यानी कि आपका जो है विश्लेषण की जो प्रवृत्ति है, और दूसरा आपके जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके भी जो है अवधारणा कह लें, कंसेप्ट को अवधारणा कहते हैं इसे हिंदी में, और फिर तथ्य। सबसे पहला तो इस अंतर को समझना है कि दोनों में क्या हमें डिफरेंस करनी होगी। 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 80 और 100 वर्ड्स, यानी कि 100 वर्ड या 80 वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं, और वो लिखने हैं आपको, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 450 वर्ड लिखिए, और नहीं तो 400 वर्ड भी आप लिख सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंटेंट कम हो तो थोड़ा सा तुलना कर दीजिए। देखिए 450 से नीचे लिखेंगे ना तो फिर 38 मार्क्स पे मूल्यांकन नहीं की जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपने अगर पेपर देखा होगा बिहार का 38 मार्क्स का, तो उसमें हमेशा 2 क्वेश्चन होते हैं, एक हेड और एक टेल, है ना। तो हेड 350 वर्ड लिखने का सीधे सीधे मतलब है कि आपने हेड पर फोकस किया और टेल को छोड़ दिया। और बिहार की जो कॉपी जांची जा रही है फिलहाल में, उसमें हेड को 20 पे और टेल को 80 पर, 18 मार्क्स पे इस पर मूल्यांकित की जाती है। जैसे एक क्वेश्चन आज ही देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। आप विश्वास कीजिए, जितने बच्चे जिनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है मेंस पे लेकर के, वो बच्चे चंपारण पे ही 300 वर्ड खर्च कर देते हैं। और उसके बाद जितने आपके भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, यानी कि जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें इसके प्रभाव क्या होंगे, यानी कि 1919 टू 1948, यानी कि जन राष्ट्रवाद का जो दौर है, जिसको हम गांधी युग भी कह लेते हैं, उस पूरे दौर में क्या क्या चीजें डेवलप की गई, इस पर आप 60 से 70 वर्ड लिखते हैं, और फिर आप अंत में कंक्लूजन डाल देते हैं। अब आपकी कॉपी जो है, ये 20 में आपने 300 वर्ड लिखा है, आपको दे दिया गया यहां से 12 नंबर, यानी कि 60%। यहां भी आपको चाहिए था कि 200 वर्ड यहां लिखें, और यहां आपको दे दिया गया 18 में 3 नंबर या 4 नंबर। तो आपकी कॉपी जो है वह 15 से 16 नंबर पा करके अटक गया, क्योंकि आपने 18 नंबर को लिखा ही नहीं है ढंग से। सच है ना। दोनों को अगर बैलेंस लिखते तो आप लिखते पहला को 200 वर्ड में, दूसरा को 200 वर्ड में, और 50 वर्ड के आसपास कंक्लूजन डालते, तो फिर आपकी कॉपी जो चेक होती, यहां 11 मिलता और यहां फिर 10 मिलता, और इस निष्कर्ष पर भी आपको 1 मिल जाता, और ये हो जाते आपके मिनिमम 22 नंबर। तो अंतर आपका कितना हो गया, यहां पे आपके 6 नंबर का अंतर एक क्वेश्चन पे हुआ। तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 लिखने हैं, यानी कि 12 नंबर का अंतर एक सेक्शन में हुआ, तो दूसरा सेक्शन में भी 12 नंबर का अंतर होगा। फिर जीएस पेपर 2 का भी अगर आप हेड और टेल को ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां भी 12 12 24 48 नंबर से फेल करते हुए किसी को आज तक आपने देखा ही नहीं होगा बीपीएससी में, है ना। किसी को फेल करते हुए 48 नंबर से देखा है आपने? नहीं तो इंटरव्यू नहीं दिए होंगे। इंटरव्यू देने वाला बच्चा जो भी फेल करता है वो 10 15 20 25 नंबर से फेल करता है, यही करता है ना। तो हेड और टेल दोनों की अगर हम बात करते हैं, हाँ ठीक कह रही हैं आप, रजनी राज जी हैं। तो इंट्रोडक्शन, रीजन, नेचर, बहुत बढ़िया। 7-8 मार्क्स में शॉर्ट एंड थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। नहीं अब भाई बिहारी भाषा को छोड़िए अब, है ना। चलिए आ जाइए, कोई नहीं, हम चर्चा करते हैं। तो आपको हेड और टेल दोनों को डालना होगा,
हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट और फैक्ट का मूल्यांकन क्या होगा, कितने कितने होंगे। अब इसको सामने आ जाइए, और यही कारण है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। जो 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपके पास कंसेप्ट और फैक्ट, अगर दोनों की हम बात करें तो कह सकते हैं कि 40 से 45% इसमें जो है फैक्ट को डालना है, और 50 से 55% इसमें आपको कंसेप्ट को डालना है। सीधे सीधे बात, इस बात पर आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अब सीधे कह रहे हैं कि मैं इसको लिख दूंगा, उसको लिख दूंगा, इसे बता दूंगा। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं 38 मार्क्स के क्वेश्चन में, 38 मार्क्स में जो बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा वह 27-28 मार्क्स आप ला सकते हैं। अच्छा, एक और बात को समझिएगा, अगर 38 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि 38 नंबर आपको देने के लिए बताया गया है, रखने के लिए नहीं। आप डिजर्व करेंगे तो आपको 28-29 भी मिलेगा, और डिजर्व नहीं करेंगे तो आपको 10-12 नंबर भी दिया जाएगा, है ना। लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने 38 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें हेड और टेल होगा। अगर टेल को आप लिखना, मतलब जो है आप सोचते हैं कि टेल जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हर पेपर में आपको 20 के ऊपर नंबर नहीं मिलेगा फिर, और 20 के नीचे नंबर मिलने का मतलब है समस्या खड़ा हो गया फिर आपको, है ना। और अभी जिस तरह से चल रहा है पैटर्न, मान लीजिए करीब करीब 450 से लेकर 480 के आसपास यही इंटरव्यू कॉलिंग हो रही है। रिटेन में, रिटेन की चर्चा हो रही है ना, प्री की तो तैयारी हम लोग कर नहीं रहे हैं। प्री में जो करेंगे तैयारी उसकी चर्चा होगी। अभी आप जून तक प्री के नाम भी मत लीजिएगा, है ना। 15 जून तक आप जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए। अगर आपको 17वीं में एसडीएम बनना है तो डीएसपी बनना है तो, लेकिन लगता है कि जो है पंचवर्षीय योजना लेके आए हैं तो फिर अभी भी प्री पढ़िए। अभी प्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में जो बच्चा मेंस प्री फेल कर रहा है उसकी सीधे एक बात आप जरूर जान लीजिएगा कि उसकी मेंस की तैयारी नहीं है। क्योंकि मेंस की तैयारी जिनकी बहुत अच्छी होगी ना, अब जो क्वेश्चन 68 से पूछना शुरू किया है 20-22 नंबर तो आपके ऐसे ही डेवलप हो जाएंगे, अगर कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा है तो। क्योंकि जो भी इकोनॉमी का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के थे, वो डायरेक्ट कहाँ थे, नहीं थे ना। लेकिन अगर आपने 15 साल के क्वेश्चन लिखा होगा बिहार पीसीएस का घर पे बैठ करके, और सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको भी आप लिख के तैयार कर गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो 20-22 क्वेश्चन आपके ऊपर हो जाएंगे। और जो फेल करने वाले हैं वो पास करने वालों में किसी का नंबर 70 के नीचे तो नहीं होगा। 90 वाले को अपनी अपनी कैटेगरी में आप 20 नंबर से ज़्यादा से फेल नहीं किए होंगे, और 20 नंबर से ज़्यादा से फेल कर रहे हैं, इसका मतलब आउटडेटेड चेक है। फिर आप तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आपने जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर करंट पढ़ना आपका शौक नहीं है तो फिर बिहार देने मत जाइए, आप कंपटीशन ही मत दीजिए। क्योंकि मेंस में आप कौन से क्वेश्चन है जिसमें करंट को नहीं जोड़ेंगे आप। हमने आज इन लोगों को कहा था कि अगर हम बिरसा मुंडा आंदोलन लिख रहे हैं और संथाल विद्रोह भी है ना, तो संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह में हम अगर प्रासंगिकता की बात करें तो संथाल विद्रोह में ये बात कही जाती है कि जो विदेशी थे वो हमारा साथ नहीं दिए, और जो देश के महाजन थे और साहूकार थे जिन पर हमने विश्वास किया वो भी हमारा साथ नहीं दिए। और फिर सिद्धू खानू और चांद भैरव लोग मारे गए, आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन संथाल के बाद हुआ बिरसा मुंडा आंदोलन ना, 1895 के बाद हुआ। तो वहां इस बात को कह रहे हैं लोग कि जो विदेशी हैं वो भी हमारे अपने नहीं हैं, और जो देश के लोग हैं, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, जमींदार है, ये भी हमारे अपने नहीं है। हमारा सिर्फ अपना समाज है, और अब जो अगला नेता होगा हमारा वह आदिवासी समाज से ही होगा। ये कब गिरा रहा है? 1901, 1902, 1895 के बाद, बिरसा मुंडा के समय में। लेकिन हम प्रासंगिकता में क्या लिखेंगे कि अगर आज 21वीं सदी में आदिवासी आंदोलन होता और तब वहां के लोग को सोचने की क्षमता होती, तो ये कहते कि विदेशी भी हमारे अपने नहीं है, और देश के जो महाजन साहूकार हैं वो भी हमारे अपने नहीं है, और साथ ही साथ हमारा समाज भी हमारा अपना नहीं है। हमें अपना कल्याण खुद ही करना होगा। कब? तो ये कब बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको 2023, 2020 मतलब 2000 के बाद में। तो एक चलन पर तेज तो हो रहा है ना चीजें, तो
तो जो प्रचलन आपको बताना है वो प्रासंगिकता में आप नहीं डालते हैं। एक बच्चा इस बात को लिखता है और एक आप पूरी परंपरागत संथाल में 1855 में हुआ, हम राजमहल से चले, दमन कोह की बात हो गई, बिरसा मुंडा आंदोलन की बात हो गई, ये घटना हुआ, इस तरह से जेल में चले गए। इसको लिखने से आपके नंबर वही मिलेंगे जो सामान्य नंबर है, लटक के कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इन चीज़ों को सोचेंगे कि उनकी नीति क्या थी और वह अगर प्रासंगिकता के दौर में आज हम देखें तो कहाँ है, तो फिर शायद आपको सोचने की नज़रिया थोड़ी सी बदलेगी। अब आ जाइए हम इसकी चर्चा करते हैं। 38 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिस क्वेश्चन को हम लॉन्ग अप्रोच में डेवलप करते हैं, यहाँ कंसेप्ट और फैक्ट को लेकर के हमारी चर्चा होगी। कंसेप्ट का मतलब है कि यहाँ 70% के आसपास, 75% के आसपास जो है वो कंसेप्ट को डालना है, और फैक्ट की भूमिका जो है वह 25 से 30% हो गया। ये अगर अप्रोच नहीं है तो फिर 38 मार्क्स में आप 24 प्लस नंबर नहीं ला सकते, और ये 7-8 मार्क्स में 4 और 4.5 ये नंबर आपके आ सकते हैं समान रूप से। लेकिन विशेषीकृत रूप से लिखेंगे तो यह 4.5 से लेकर के 5 तक नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य प्रक्रिया जैसा आप बता रहे वैसा लिखेंगे तो आपके नंबर 3 से 3.5 आ सकता है। कितना अंतर हो रहा है? 1 नंबर अंतर हो रहा है ना, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सेक्शन 1 में 5, सेक्शन बी में 5 और सेक्शन सी में 7, तो 15 तो हो गया ना। और 15 और 15 30, 2 पेपर में 30 नंबर आपको कहां लेके चला जाएगा ये आप नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को नहीं जान रहे हैं कि यहां किसको, जैसे आप बुलेट वर्ड में लिखें, जो चीजों को लिखें, भूमिका और निष्कर्ष की यहां कोई जगह नहीं है। अगर आप निष्कर्ष, किसी ने बताया था कि जो है निष्कर्ष अगर हम बताते भी हैं तो अंतिम लाइन में एक समेटते हुए 20 वर्ड का लिख लेंगे, वो ठीक है, चलेगा। वो आपने कोई कहा था अभी, है ना, तो ठीक कह रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक पैराग्राफ जो होगा वह मानक के रूप में 40 से 60 वर्ड होते हैं, यही पैराग्राफ बोलते हैं। तो 40 से 60 वर्ड अगर हम भूमिका और पैराग्राफ लिखेंगे 70 से 80 वर्ड में, तो बताइए 80 वर्ड तो यानी कि भूमिका पैराग्राफ में ही आंसर खत्म हो गया, है ना। अब इसके लिए एक और पॉइंट को आप उपयोग कर सकते हैं, और वो ये है, क्वेश्चन वह सबसे टफ होता है ना जिसमें लिखा होता है, ये क्वेश्चन सबसे टफ है जिसमें लिखता है टिप्पणी कीजिए, परिभाषित कीजिए, वर्णन कीजिए और समझाएं और बताएं। इसमें आपके पास कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं होता, सब कुछ बता देना होता है। तो चंपारण आप लिख रहे हो, आप बिरसा मुंडा लिख रहे हो, तकनीकी शिक्षा लिख रहे हो, इसमें आपको सब कुछ बता देना होगा, तभी आपके संभव है। अगर सब कुछ कोई अप्रोच नहीं डेवलप करते हैं तो फिर कैसे होगा भाई। जैसे हम एक छोटी सी क्वेश्चन लेते हैं, और 1857 का विद्रोह बिहार के लिए फेमस क्वेश्चन है। इसमें एक और टाइटल होता है बिहार की भूमिका, और एक और टाइटल है वीर कुंवर सिंह का योगदान। अब इस क्वेश्चन में 38 मार्क्स में हम देख लेते हैं। एक तो 1857 का विद्रोह, सॉरी, और फिर इसी में टेल में बिहार का योगदान, और फिर 1857 का विद्रोह, और टेल में कुंवर सिंह। समझिएगा बातों को जो हम कहना चाह रहे हैं।
बचपन से आप लोग 1857 पढ़ रहे हैं ना, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन को हम साइलेंट कर देते हैं क्योंकि ये हेड है। देख लिए सब लोग। अब आपके पास दो क्वेश्चन है टेल में, बिहार का योगदान और कुंवर सिंह का योगदान। इन दोनों को लिखना है 200 वर्ड्स में। कैसे लिखेंगे? दो क्वेश्चन है, बिहार का योगदान में या कुंवर सिंह का योगदान में। अच्छा, नहीं समझ पाए आप। कब ग्रेजुएशन किया आपने? 21 में। तो उसके बाद प्री दे रहे लगातार। प्री में कहाँ समस्या आ रही है? क्योंकि मेंस आपने नहीं दिया है। आपकी बातों से ये पता चल रहा है। हाँ, नहीं नए वो हैं, वो दिख रहे हैं अब, है ना। क्योंकि जो इंटरव्यू जब मेंस आप देंगे ना, तो जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ जब बैठेंगे तो प्रत्येक पहलू पे चर्चा होगी, और वो उन बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। जी आप बताएंगी? नहीं, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, इसका वर्णन कर लेंगे। हाँ सर, हाँ बताइए बताइए। हम्म, ठीक है। हाँ देखिए, जो बिहार का होगा इसमें 150 से 160 वर्ड आप बिहार के प्रत्येक जिले में 1857 का विद्रोह, रोहिणी के, देवघर के रोहिणी से लेकर के छोटा नागपुर, मुजफ्फरपुर, पटना के पीर अली के साथ, है ना, सिंहभूम, रोहतास, औरंगाबाद, है ना, इन सब की चर्चा कर लेंगे। और 40 से 45 वर्ड चर्चा कर लेंगे कुंवर सिंह को। ये 200 वर्ड है। 150 60 40 45 का मतलब 200 हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका कुंवर सिंह हो तो इसमें 150 से 160 वर्ड वीर कुंवर सिंह पर हम डालेंगे और 40 से 45 वर्ड हम लोग बिहार पर डालेंगे। ये बात आपने सोचा था? अंतर है ना दोनों में? देखिए, दोनों में चीजों को डालना है कि कुंवर सिंह बिहार से अलग नहीं है और बिहार कुंवर सिंह से अलग नहीं है। लेकिन जैसे आप बिहार का योगदान कहता है ना, तो कुंवर सिंह की भूमिका 40-45 वर्ड तक ही सिमट जाती है। लेकिन अगर जैसे कुंवर सिंह की विशेषता पूछता है तो बिहार की भूमिका 40 से 45 वर्ड में सिमट जाता है। अब इसमें जैसे बिहार की भूमिका होगी तो कुंवर सिंह को सबसे प्रमुख नेता आप मानेंगे, क्योंकि जो 9-10 जगहों पे हुआ बड़े स्थानों पे, उसमें बिहार में सिर्फ एक जगदीशपुर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विंसेंट आयर और विलियम टेलर की, इन दोनों का नाम आप जानते हैं ना, तो ये लोग जो है अगर चर्चा करें तो दानापुर छावनी से ये लोग जो है पीर अली तक को भी दबाने का, जो पुस्तक विक्रेता है पटना में, है ना। हम सिंहभू की बात कर लेते हैं, छोटा नागपुर के एरिया में लगातार घटनाएं हो रही हैं। उधर औरंगाबाद जो मतलब दक्षिण बिहार का एरिया है, गया, है ना, उसमें घटनाएं हो रही, उधर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में घटनाएं हो रही हैं। तो सबको बता करके और तब आपके क्वेश्चन पूरे हुए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि 1857 का विद्रोह पर हम लोग लिख देते हैं 250 वर्ड और 100 वर्ड लिख देते हैं कुंवर सिंह पर, और बिहार पर 10 से 20 वर्ड लिख देते हैं और फिर निष्कर्ष लिख देते हैं। तो हमारी कॉपी 20 नंबर में तो 12 लाने के लायक होती है, लेकिन 18 में हम 6 लाने के लायक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है
कि जिस क्वेश्चन में आपको 28 मिलना चाहिए था उसमें 18 आपको मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि टेल को आपने वैल्यू ही नहीं दिया। और कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह का योगदान को बता दें। हमेशा क्वेश्चन होगा 1857 का विद्रोह और बिहार में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। क्वेश्चन आप देख लीजिए पुराना 38 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी भी हेड और टेल के बिना वो क्वेश्चन जो है, जो बहुत बड़े क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए तकनीकी शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा है, तो अब जैसे तकनीकी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा अगर हम दोनों की बात करें, वेस्टर्न एजुकेशन और फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एजुकेशन, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, और पाश्चात्य शिक्षा में क्या लाया गया? बौद्ध दर्शन वो पाश्चात्य है? पाश्चात्य को अब देखिए वेस्टर्न समझिएगा तो गलती करेंगे आप। जैसे टेक्नोलॉजी की जैसे बात होती है ना, तो बिहार में आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, आईआईएम, इस तरह की स्थापना जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो, उनकी विशेष चर्चा करनी हो। क्योंकि आज जो बिहार का शिक्षा है उसमें पाश्चात्य शिक्षा का योगदान क्या होगा, उसमें हम सबकी चर्चा कर लेंगे। जो भी एजुकेशन किसी और के सहारे हुआ है, जिस एजुकेशन में अंग्रेजी शिक्षा का भी बढ़ावा दिया गया है, मैकाले की पॉलिसी को भी डेवलप की गई है, वो सब पाश्चात्य शिक्षा में आ जाएगा। लेकिन मैकाले की पॉलिसी को तकनीकी शिक्षा में डेवलप करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तकनीकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने संस्थान हैं, हम चर्चा कहाँ से शुरू करेंगे? समस्तीपुर के पूसा से लेकर और जो है पटना आईआईटी और भी पटना आईआईटी, एनआईटी जो है पटना, आईआईएम की बात कर लेंगे, एम्स की स्थापना हुई है ना, बिहार में पीएमसीएच की स्थापना हुई, उधर डीएमसीएच की स्थापना हुई, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, नालंदा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। ये सब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात पाश्चात्य शिक्षा की करेंगे तो अलग अलग विकास के पैटर्न होंगे, अलग अलग स्वरूप होंगे। अब सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं और सबसे पहले 8 नंबर वाला किया जाए कि 38 मार्क्स वाले किए जाए? 8 नंबर वाले। क्वेश्चन सब लोग देख लिए हैं? जो नया इसमें है वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या क्या हुआ इस अधिनियम में? अच्छा, आइए पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो सबको समझ में आए। संथाल, लिखिए एक बार, संथाल विद्रोह। ये सबको मैं प्रॉपर लिखवा दूं कि समझा के छोड़ दूं? क्या चाहते हैं आगे, है ना, कि क्या क्या उसमें डालना है? ठीक। भारतीय परिषद अधिनियम तो बहुत फैक्चुअल है, कुछ खास नहीं है उसमें अलग से, है ना। हाँ, मतलब 1773 से लेके जो रेगुलेटिंग एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, वहां से लेकर 1935 का अधिनियम तक को एक बार चर्चा आप कर लेंगे और उसको सिनोप्सिस बना लेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। चलिए आइए लिखते हैं संथाल। जब आप लोग पहली बार मेंस की तैयारी करिएगा ना और आपको लगता है कि कुछ भी लिखने नहीं आ रहा है, तो आप शुरुआत करिएगा 5W से। ठीक है, 5W का मतलब होता है क्या, क्यों, कैसे, कब और कहां। इसको बोलते हैं 5W, मतलब व्हाट, विच, वेयर, हु, व्हेन। यहां से शुरुआत आपको करनी है और जितने क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय है उसमें 5W का ही उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम संथाल की बात करेंगे तो आपको यह जानना होगा कि संथाल कहां है। दूसरा, क्या का मतलब है, इसका कारण हम जानेंगे।
तीसरा कब का मतलब है हम लोग इसका समय को जानेंगे, और फिर क्यों हुआ, और फिर हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे परिणाम की। कैसे? अब कहां की अगर हम बात करते हैं, कारण की बात करते हैं, समय की, क्यों, कहां, तो ये सब मिलाकर के आपके हो जाते हैं 40 से 50 वर्ड। संथाल की अगर हम चर्चा कर रहे हैं यहां, तो सबसे पहले आपको जानना होगा बिहार, बिहार के अंतर्गत जानना होगा भागलपुर। क्या हो रहा है भाई? राजमहल की पहाड़ियां। और फिर जानना होगा दमन एकोह। 1855 से 1856। और ये संथाल जो है, ये जाने हो कि ये आदिवासी समाज है। हो क्या रहा है बोर्ड पे? क्यों मिट रहा है अपने से, अब फिर आ जा रहा है? तकनीकी। दोबारा ला दें? अब नहीं आएगा? बहुत अनुभवी हैं भाई आप लोग। मैं तो कोरोना से ही टच कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो है, ये पता नहीं था कि यहाँ ये समस्या है ना। चलिए आ जाइए। संथाल में हम लोग कब कहाँ लिख दिए, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? अब औपनिवेशिक शासक शासन से समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? अच्छा, गंगा का तटीय क्षेत्र है, तो ये सिंचाई, कृषि और पशुपालन के लिए इंपॉर्टेंट जगह होगा। आदिवासी की मांग क्या थी? नेतृत्वकर्ता में आप जो है चारों नाम लिख लेंगे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। हाँ, ऐसा ही था। आदिवासी की मांग क्या थी? टकराहट क्यों है? बाहरी हस्तक्षेप क्या है, ये भी जानना होगा ना। हाँ, ठीक है। इसे आगे चलूं मैं। युद्ध जैसी माहौल हुई क्या या नहीं? अब आप जानना होगा कि समस्या किससे थी, विदेशी या देसी? अब आपको जानना होगा कि प्रथम समस्या किससे हुई। अब आपको यह भी जानना होगा कि देसी में कौन कौन। और महाजन।
अब आपको जानना होगा, लिख लिए इसको, कोई ऑनलाइन जो होगा भाई आपका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा आप। आज टेस्ट भी है क्या आप लोग का यहाँ? इस पे वो जो है मधुबनी और पटना कलम पे इतने क्वेश्चन बना दिए गए हैं कि वो तो हाथ पाँव फूल जाएंगे आपके। मैं देखा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया हो गया। अब इसमें आपको ये बात बतानी है कि संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। बताइए सर, कुछ उद्देश्य लिखवाए थे क्या? हाँ बताइए क्या क्या उद्देश्य था। हाँ बताइए। मतलब ब्रिटिश शासन को चाहते थे कि वो रहे, लगान कम करे। अच्छा, तत्कालिक कारण क्या था? सभी क्षेत्रों में लगान को बढ़ा दिया गया। हाँ हाँ, बचिएगा, इससे बचिएगा, इसको लिखने से बचिएगा। हाँ, ये आप जो जो लिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है ना कि जितने आप लोग हो क्या रहा है कि इस मार्केट में एक जितने जो टेस्ट जो मेंस का क्वेश्चन है ना, उसके लिखित आंसर आ गए हैं, है ना, और यही लिखा है। इन सब से आप बचिएगा, क्योंकि देखिए आप किसके बारे में कितना जानते हैं और किस मंच पर क्या बोलना चाहिए, दोनों अंतर है ना। तो जब अंतर है तो आप जो है, जो व्यक्ति अंग्रेजों पर इस तरह का आरोप लगाएंगे तो ये गलत होता है। इस तरह के आरोप जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के लोगों पे लगा सकते हैं कि वो भारतीय महिलाओं को पाने के लिए ललायित रहते थे, वो भारत की महिलाओं से विवाह करना चाहते थे और राजपूतों की महिलाओं से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि उसके उदाहरण बहुत मिल जाएंगे। मानसी की बहन से लेकर के और जोधाबाई और जो है वो गुर्जर और प्रतिहार और जो है जगत गोसाई की बेटी है ना। लेकिन यहाँ अंग्रेज जो है ना, उनको हम जिस विचारधारा में बात करते हैं वो प्रोफेशनल थे वो। तो इस तरह की आरोपें लगी है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब तक व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हो, जैसे 1857 का विद्रोह आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि संभवतः है जो है एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर के मांस थे, और जो है जो हड्डी की मतलब पीसी हुई जो आटे में चूरन मिलाने की भी बात की गई है, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया है। देखिए, आप बिहारी भाषा में क्या लिखा जाता है कि हम जानते हैं कि एनफील्ड राइफल जब आया, हम जानते हैं कि एनफील्ड राइफल जब आया तो उसमें गाय और सुअर की मांस थे। तो ऐसी जांच हुई है क्या? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर जब यहाँ है तो जांच तो कराने नहीं दिए। बलिया मतलब मंगल पांडे ने जैसे विरोध किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हंगामा थोड़ी सी बड़ी, उनकी फांसी दे दी गई उनको। तो जांच तो हुई नहीं। तो जांच नहीं हुई तो आपको वहां पे एक शब्द डाल देने होंगे और वो आपको बता देगा कि आप जो है बौद्धिक है या आप नए नए तैयारी वाले हैं। बौद्धिक होंगे तो लिखेंगे संभवतः, या हो सकता है कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हो। लेकिन आप क्या लिखते हैं? हम जानते हैं कि, है ना। ये उत्तर बिहार दक्षिण बिहार में जो बच्चे लिखते हैं वो स्कूल में भी जो है टीचर कहता है ना कि अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में मतलब क्या कि आप ये बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, आप ये बताइए कि गांधी की विचारधारा ये कहती है। लेकिन वो हम गांधी, टैगोर और नेहरू और गोडसे इन सबको भूल करके हम सीधे लिखते हैं कि हम जानते हैं। कि आप क्या जानते हैं भाई? आप कौन स्कॉलर हैं? एक दो किताब पढ़ लिए आप और आप लिखते हैं हम जानते हैं कि। तो इस तरह की भाषा को लिखने से बचिएगा। ये आपको सीधे सीधे दिखाता है कि मेंस पहली बार दे रहे हैं और शब्दों की बाजीगरी पता नहीं है। और जो बच्चा जितने मेंस
दे रहा है ना, वो सब को ये तय हो जाता है कि उसको फैक्चुअल नॉलेज है। लेकिन अपनी बात रखने की शैली कैसी होनी चाहिए? अन्य पुरुष की शैली होनी चाहिए। और आप कैसा है? उत्तम पुरुष की शैली में लिखते हैं। अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष में अंतर समझते हैं ना? अधिकारी हमेशा अन्य पुरुष शैली में कहा जाता है। कहता है जैसे आप मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया तो आप क्या बताते हैं कि जैसा कि सूचना मिला हमें। अब ये नहीं कहे कि जैसा हमने देखा। ये उत्तम पुरुष शैली है। अधिकारी के भी सुनते हैं क्या? जब कभी किसी पुलिस कप्तान को, कभी एसपी को देखिएगा, वो कहा कि हमको इस तरह सूचना दी गई। अब ये नहीं कहा कि हमारा कलीग ने सूचना दिया, डीएसपी साहब ने हमको सूचना दिया था, नहीं, वो बताएगा किस, हाँ, इतिहासकारों के द्वारा लिख सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि आप इतिहासकारों को जानते हैं। लेकिन अगर आप नाम लिख देते हैं तो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन नाम नहीं लिखते हैं इतिहासकारों के द्वारा, या विद्वानों का मत है, ये लिख सकते हैं ना, विद्वानों का मत है। लेकिन विद्वानों का मत है, इतिहासकारों का कहना है, या किसी इतिहासकार विद्वान का नाम लिख देते हैं। जैसे आप कहते हैं जेएन सरकार का कहना है ना, बीडी सावरकर का कहना है, एसएन सेन का कहना है, या फिर कहते हैं विद्वानों का मत है, तो ठीक है, वो अच्छा बात है, क्योंकि उसमें आपने किसी एक को रखा है और आप जो है मध्यम पुरुष में आ गए। लेकिन आप कहते हैं कि हम जानते हैं कि, तो मैं और हम ये शब्द का उपयोग यहां नहीं करना है, ठीक है। जब आप निष्कर्ष लिखेंगे ना, तो उसमें भी आप जो है, जो भी निष्कर्ष जो आप उचित पहुंचेंगे, उसमें किसी और लोगों का मत को पढ़ करके, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस मंच से कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ मंच से बोल रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि आप जो है मैगजीन पढ़ते होंगे, तो कोई भी 4-5 मैगजीन मार्केट में वही सब पढ़ते होंगे, कुछ पत्रिका पढ़ते होंगे, कुछ सोशल मीडिया देखते होंगे, उसी से आपका विचारधारा बनता है ना। तो इनकी अगर बात करते हैं तो फिर आप अन्य पुरुष की शैली में जाते हैं। इनका नाम नहीं रखते हैं तो भी अन्य पुरुष की शैली में। लेकिन जैसे कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, तो उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष क्लर्क और सिपाही की भाषा है, अधिकारी की भाषा ही नहीं है। क्योंकि अधिकारी जो है वह योजना नहीं बनाता, योजना को लागू करवाता है। वो योजना बनाने वाला तो विधानसभा और लोकसभा में बैठा हुआ व्यक्ति है, विधानमंडल की व्यवस्था है वो। तो क्या है, जैसे मनरेगा आया, आप जिले के कप्तान हैं या किसी अनुमंडल के हेड हैं, किसी ब्लॉक का बीडीओ है, तो योजना की, जो मनरेगा की योजना में जो पैसा दिया गया, जिसको लाभान्वित होना है, तो उसको आपने बुला करके लाभान्वित करा दिया, उससे जो कार्य था वो करा दिया। तो आपको सरकार का एक आप जो है सहयोगी है। लेकिन आप जैसे उत्तम पुरुष में लिखते हैं तो लिखता है कि सरकार ही आप है, आप ही माई बाप है, ठीक है ना। तो ये कहां दिखनी चाहिए? यही। लेकिन अगर आप एकेडमिक लेख में ऐसा लिख के आए होंगे ना, तो खूब नंबर मिला होगा आपको, क्योंकि शब्दों की बाजीगरी वो नहीं समझ पाता, शब्दों की बाजीगरी वो नहीं समझ पाता। लेकिन जो प्रशासनिक कॉपी चेक की जाती है ना, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका शब्द का चयन कैसा है। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आ जाइए। तो संथाल का उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो ये लोग जो है अपनी शोषण को, या शोषण की जो इनकी प्रवृत्ति है उसको समाप्त करना चाहते थे। ये अपनी जो स्थान था उसको परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, स्थान का परिवर्तन नहीं चाहते थे, और यह है धर्म का राज चाहते थे। हाँ, धर्म राजतंत्र। अब धर्म का राज क्या है भाई? धर्म का राज मतलब है कि यह मानवतावादी विचारधारा को समझते थे। अब ये मानवतावादी विचारधारा क्या है, कोई बताए? क्या है मानवतावादी विचारधारा? हाँ, ये सब मानवता के शब्द हैं, मानवतावादी विचारधारा नहीं है। हाँ, जैसे एक मानव का दूसरे मानव के प्रति प्रेम और समन्वय, यह मानवतावादी सोच है। और एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो सोच होगी वही है दया, वही है करुणा, वही है आपका और क्या, भावना, है ना। जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं इमोशन, इमोशन से शब्द बना है इमोशनल। इमोशनल शब्द जो है वो कैसा है, मजबूत पक्ष है कि कमजोर पक्ष है? कमजोर पक्ष है। लेकिन अगर हम इसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंसी कह देंगे तो फिर ये मजबूत हो जाएगा। संवेदना आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन कब? जब इंटेलिजेंसी के साथ जुड़ा हुआ हो। किसी गरीब को आप देखते हैं, लेकिन वह जो है 6 फीट का हट्टा कट्टा व्यक्ति है और कहता है कि मुझे कुछ दे दो, तो वहां आपको इंटेलिजेंसी दिखानी होगी
कि यह व्यक्ति कमा के खा सकता था क्या? अगर हाँ तो फिर उसको मदद मत करिए। नहीं, कोई 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है और वह भिक्षा मांग रही है, तो आपकी इंटेलिजेंसी ये कहता है कि यह महिला जो है अब किसी भी दौर में अब इंडिपेंडेंट होकर नहीं काम कर सकती, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, इसके शरीर कमजोर हो गई है, दिन के 18 गिन रही हैं। तो उसको फिर मदद करिए, क्योंकि वो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंसी है। तो ये मानवतावादी सोच की बात करता है संथाल में। और मानवतावादी सोच क्या है कि प्रत्येक मानव के प्रति कल्याण की भावना है ना। आप लोग ऋग्वेद पढ़े होंगे, उसमें शब्द आता है द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता ही हमारी प्रथम परिभाषा है। तो मानवतावादी सोच क्या है भाई? आपका धर्मराज। धर्म का मतलब है जैसे विश्व की सारी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विश्व के सभी धर्म मानव के प्रति प्रेम को दिखाता है। तो मानव के प्रति प्रेम क्या है? धर्म का राज है। तो धर्म का राज लिख करके और फिर यहाँ पे आप संथाल विद्रोह को समाप्त कर देंगे। क्लियर हो जाएगा ना। अब चलिए, हम लोग 55-56 में शुरू हुआ था, ये देख लिए, कुछ लोगों का नाम लिख लिए। और उद्देश्य क्या था? वो चाहते थे कि हमारी जमीन जो है वह शोषण न हो, हमारी जो स्थान है वो परिवर्तन न हो, क्योंकि स्थान परिवर्तन, कोई स्थान के प्रति क्या होता है, उसके प्रति भी संवेदना होती है क्या? जैसे सोचिए, संवेदना उसी का भावना का ही स्वरूप है ना। हिंदी में उसको संवेदना बोल लेते हैं, सामान्य अर्थ में उसको भावना बोल लेते हैं। जैसे सोचिए कि एक रूम में आप 6 साल रहे हैं, जब रूम छोड़ते हैं तो आपको थोड़ी सी कशिश होती है क्या? अरे यहाँ मैं ये रखता था, यहाँ मैं ये रखता था, है ना। समझ रहे हैं बात आप? तो ये क्या, यही तो भावना है ना। इसके पीछे, भावना के पीछे क्या है कि शरीर की जो हमारी मस्तिष्क है वो 3 रूप में काम करता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ना वो स्टोरेज होता है, क्योंकि उसमें हमने 6 साल में जो सपने देखे हैं ना इस घर के लिए, वह सपने हमारे टूट रहे होते हैं। तो जब वो सपने, यहाँ स्टोरेज के सपने टूटते हैं तो क्या होता है भाई? तभी संवेदना का जन्म होता है। ठीक है। जैसे आप सोचिए, आप घर से, आप दिल्ली में हैं, आराम से रह रहे हैं, आप 15 दिन के लिए घर चले जाइए, लेकिन जिस दिन घर से आप निकलते हैं थोड़ा सा आपको वो फीलिंग होती है क्या? बहुत तो बहुत तो ठीक है, अभी मतलब नए नए शुरू कर रहे हैं फिर आप दिल्ली रहने का। लेकिन अगर आप 1 दशक से हो, जैसे 10 साल से हो, तो फिर तो आपको नहीं समझ में आता। हल्का समझ तभी आता है। हाँ, नहीं वो तो ह्यूमन नेचर है। हाँ, नहीं आएगा तो कमजोरी है। मतलब ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा को आप भूल चुके हैं, आप सुकरात हो चुके हैं। नहीं, सुकरात क्या कहता है कि मेरी महान होने में मेरी पत्नी का योगदान है। क्योंकि अगर पत्नी, वो कहता है कि विवाह जरूर करिए, अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो ये जीवन बहुत सार्थक हो गया, और पत्नी अच्छी नहीं मिली तो समय कम देंगे पत्नी को और किताबों को ज़्यादा देंगे। तो पूरे जीवन आप, पूरे जब तक दुनिया रहेगी ना तब तक आप विद्वान व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। तो कहा कि मेरी ऐसा ही था, पत्नी हमसे नहीं मिलना चाहती थी, तो मैंने अधिक से अधिक समय किताबों पर दिया, तो हमारी उत्थान में मेरी पत्नी का योगदान है। लेकिन अगर हम पूर्वी संस्कृति की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे व्यक्ति रोना शुरू कर देता है और दिन भर वही गाता है। तो ये सुकरात क्यों फेमस? इसके पीछे यही कारण है कि वो कहता है कि दोनों पक्ष आपके लिए गोल्डन हो सकता है, आपकी नजरिया चेंज करनी होगी। चलिए आ जाइए, चंपारण लिखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? चलिए चंपारण सत्याग्रह लिखते हैं। अच्छा नहीं लगना चाहिए, अच्छा तो मान लीजिए ठीक है, मैंने इसीलिए प्रयास किया, पूरा इसको देख लीजिएगा आप लोग। चंपारण सत्याग्रह, अब देखिए यहां पे मैं दोनों क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं। चंपारण सत्याग्रह से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट फॉर्म में और एक क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, और चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह सिर्फ है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या डालना है भाई? सब कुछ डाल देना है जो चंपारण सत्याग्रह में आपको डालना होगा। जर्नी कहां से शुरू करनी है? चंपारण की समस्या एकाएक समस्या थी क्या? एक पूरा प्राचीन समय से, मतलब सॉरी, बहुत दिनों से चला आ रहा समस्या था, जिस समस्या को हम 1916-17 के दौर में राजकुमार शुक्ल के साथ एक संघर्ष के रूप में देखते हैं।
लेकिन आखिर क्या कारण है कि 1617 में ही इस तरह की प्रवृत्ति शुरू हुई? मतलब चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ यह 1617 में ही शुरू हुआ, 10-11 में क्यों नहीं हो गया? चंपारण में नील तो बहुत पहले से खेती हो रही है ना, तो आखिर इस समय क्यों हुआ? आपको सीधे चर्चा करनी होगी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की नील विश्व बाजार में आना बंद हो गया। विश्व बाजार में आना बंद हो गया, जिस कारण नील्हों पर अत्याचार या दबाव बढ़ गया। ये टर्म तो आप जानते थे ना, ये सब आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौर में विश्व इतिहास पढ़े हैं आप लोग ना कि नहीं? अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू हुआ, इसके पीछे कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जो इसके तत्कालिक कारण थे। अच्छा, मैं साइड आ जाऊं आज? अब यहां समस्या ये आ रही है कि जर्मनी की जो नील है वो विश्व बाजार में उसकी बहुत ही मजबूत आधार था, क्योंकि वहां की जो नील है वो आर्टिफिशियल थे और वो नील का उपयोग जो है सभी जगह आसानी से हो रहा था। तो जर्मनी की जो नील की बाजार है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान विश्व बाजार से, वर्ल्ड मार्केट से इसकी नाता को तोड़ दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन जर्मनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया गया तो आर्टिफिशियल जो इंडिगो था, नील था, वो आना बंद हो गया, कृत्रिम नील जो है। तो नील की तो फिर उपयोगिता तो बढ़ेगी ना। जैसे सोच लीजिए कि रसिया में गेहूं हो रहा है और रसिया को वर्ल्ड मार्केट से तोड़ दिया गया, तो लोग गेहूं से बना हुआ रोटी खाना बंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो फिर हमें कोई और विकल्प की तलाश नहीं होगी। तो हो सकता है कि भारत छोटा सा एक व्यापारी होगा जो गेहूं देता होगा, तो भारत पर दबाव डालेंगे ना कि आप अधिक से अधिक खेती करिए और फिर हमें गेहूं दीजिए। तो नील आर्टिफिशियल जैसे बंद हुआ, जर्मनी का विश्व बाजार से इनकी नाता खत्म किया गया, तो जो भारत के जो नील्हे थे इन पर दबाव डाले जाने लगा। अब जो भारत के नील्हे थे, अगर हम इनकी बात करें तो भारत के जो नील्हे थे वह दो तरह के थे। एक तो जमीन पर जो एकाधिकार है वह अंग्रेज का था, और मजदूर नील्हे थे। और दूसरा, जमीन नील्हों का था, जिस पर दबाव डालकर 3/20 हिस्से में नील की खेती की गई। अब बातों को समझिएगा, इन बातों को सब जान रहे थे आप पहले से भी। अब समस्या किस नील्हों की होगी, जो फर्स्ट है कि सेकेंड है? प्रथम नील्हे ऐसे हैं जिनकी जमीन अंग्रेजों का है और उस पर मजदूर के रूप में नील्हे थे, तो इन्हें तो जो पहले काम था वो आज भी काम है।
इनके साथ समस्या कम थी, समस्या थी लेकिन हल्का कम। कम होने के पीछे कारण क्या है कि जो इनकी समस्या है, ये जो नील्हे हैं, इन्हें सिर्फ कार्य लोड मतलब वर्क लोड जो है ना, कार्य जो है ये इनका बढ़ गया था और वेतन कितना था, पहले जैसा। हाँ, वेतन पहले जैसा था। अब ये जो नील्हे थे इनको समस्या ज्यादा हुई क्योंकि यहां जो नियमावली है यह मजबूत कर दी गई कि आपको 3/20 हिस्से में खेती करनी है। और एक और समस्या है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी समस्या, कि विश्व के बाजार में नील का कीमत में एकाएक उछाल आ गया और दुगनी रेट पर बेची जाने लगी, कहीं कहीं 2.5 गुनी रेट पे बेची जा रही है। तो जब विश्व बाजार में नील की कीमत मजबूत होती है तो मजबूत इनको भी पैसा मिलना चाहिए। लेकिन भारत में जो नील की खेती करने वाले जो है किसान थे, उनको जो पहले से वेतन तय था, जो पैसा तय था, जो काफी कम रेट होता था, वही रेट पे दिया जाने लगा, उनको वही दिया जाता था। लेकिन इनसे अधिक मात्रा में खेती कराने की बात होने लगी और यही कारण है, मिटाओ इसे, कि यहां ये लोग आंदोलन की बात सोचते हैं और फिर इनके एक स्थानीय नेता है जो इनका लीडरशिप की बात करते हैं और वो है राजकुमार शुक्ल। अब देखिए, अब सीधे आप राजकुमार शुक्ल पे आ गए ना, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन की प्रवृत्ति को आप नहीं समझ पा रहे हैं। राजकुमार शुक्ल सामने आते हैं और यह 1916 के आईएनसी के अधिवेशन में, आईएनसी सेशन हिंदी में इसको कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और ये सेशन जो हुआ वह लखनऊ में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो अंबिकाचरण मजूमदार थे। अंबिकाचरण मजूमदार को भी आपको जानना होगा क्योंकि ये नहीं होते तो गांधी से उनकी मीटिंग नहीं हो पाती। कि होती, गांधी शुरुआत दौर में तैयार नहीं थे, प्रारंभ में गांधी इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं थे, बाद में एसी मजूमदार की प्रयास से, यानी अंबिकाचरण मजूमदार के प्रयास से गांधी इसके लिए तैयार हुए और फिर गांधी ने कहा कि अगले वर्ष हमें बंगाल जाना है और बंगाल से लौटते समय हम बिहार आएंगे। यहां तक चीजों को आप समझ लिए और फिर आपको बताना होगा कि अप्रैल 1917 में पटना के रास्ते ये बिहार आ गए। अब देखिए, यहीं पे आपको डालना होगा महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई और हाँ, अब दो व्यक्ति जो है बिहार से बाहर के हैं। अगर क्वेश्चन आपके 7 नंबर के हैं ना, तो नरहरि का नाम और महादेव देसाई का नाम आप लिख के और साइलेंट हो जाइए और लिख दीजिए कि अन्य बिहार के लोग। देखिए, क्वेश्चन 38 मार्क्स के हैं तो प्रॉपर में सबका नाम लिखिए आप, क्योंकि जब क्वेश्चन बाहर का है, जैसे आप सोचिए कि आपके यहाँ 10 गेस्ट आए हुए हैं, उसमें 2 गेस्ट जो है बाहर से हैं और 8 गेस्ट आपके गांव के आसपास के जिले से हैं, और आपसे कहा जाए कि आप बताइए संक्षेप में कौन कौन आपके घर पे आया है, तो आप बाहर के लोगों को बताएंगे ना, कि घर के लोग बता देंगे बाहर के लोगों को। तो इन 2 को बता करके महादेव, क्योंकि ये लोग पर्सनल सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के, तो इनकी नाम चर्चा करके 7-8 मार्क्स में और हम खत्म कर लेंगे। लेकिन उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की बात होगी, अनुग्रह नारायण सिंह की अगर हम बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, तो जो भी नाम हमें बताना होगा वो सब हम 38 मार्क्स में, क्योंकि 38 मार्क्स में आपको जो है वो लंबा चलना होगा। फिर आपकी चर्चा करनी होगी कि यहाँ उस समय उस समय मोतिहारी के लिए भी जो मुजफ्फरपुर का कलेक्टर था वही हेड था, तो मुजफ्फरपुर की कलेक्टर से बात करनी होगी, इसकी विचारधारा को बतानी होगी, और फिर किसानों की समस्या को गांधी ने नजदीक से जाके समझा और फिर यहाँ से आंदोलन शुरू होती है। और फिर ये कहा जाता है कि अंततः गांधी का ये राजनीतिक कदम प्रथम कदम था भारत की राजनीति में। अगर आप 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सिर्फ ये कहेंगे कि राजनीतिक कदम जो गांधी का है
वह भारत में प्रथम था। लेकिन अगर आप 38 मार्क्स के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो फिर आपको बताना होगा कि 1893 से 1915 के बीच में लगभग 22 इयर्स के गांधी के जो ये अनुभव था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, इस योजना में इन्होंने संघर्ष की बहुत रणनीतियों को समझे थे और साथ में गांधी, एमजी रानाडे और उनकी विचारधारा को अपनाते हुए गोखले और गांधी गोखले के शिष्य गांधी के साथ जुड़ते हैं। तो इन सब बातों को भी आपको बतानी होगी, क्योंकि ये जो विचारधारा था, रानाडे की विचारधारा को आपको पता है ना, उत्तरवादी चरित्र है ना, तो उस विचारधारा को बताते हुए और फिर आपको बता देंगे कि भारत में राजनीतिक कदम के रूप में डेवलप हुआ। 7 से 8 वर्ड में यही आप कह देंगे कि अंततः अंग्रेजों ने कहा कि इस बार तो खेती हो चुकी है, इसके बाद हम लोग वापस यहाँ से पलायन कर जाएंगे और जो नीलहे किसान थे उनकी समस्या को समाप्त कर दी जाएगी। और गांधी का यह सफल आंदोलन था। ये 7 से 8 वर्ड में लिखना हो तो, लेकिन अब 38 मार्क्स में लिखना हो तो क्या करेंगे भाई, फिर आपको बताना होगा कि कमेटी गठित की गई और गांधी ने प्रत्येक गांव भ्रमण किया और प्रत्येक गांव के लोगों से जो एप्लीकेशन लिखा था उस पर लोगों से ठेपा लगवाया और सबकी समस्या को जाना। और तब गांधी को समझ में आया कि जो चंपारण सत्याग्रह है ये एक बहुत बड़ा सा समस्या है, इस समस्या को हमें पहले आकर सुलझा देना चाहिए था। बतख मियाँ की भी चर्चा करने का मन है क्या? नहीं चर्चा करेंगे यहाँ बतख मियाँ की, 38 मार्क्स का है ना, थोड़ी चर्चा उनकी भी करना होगा, क्योंकि आपको जो है थोड़ी सी धार्मिक स्वावलंबन को भी, धार्मिक प्रदर्शिता को भी बतानी होगी। और फिर आप यहाँ बताएंगे किस तरह से सोच थी। और गांधी को इसी बीच मुजफ्फरपुर का कलेक्टर ने जो है आपका जिला से निकाला है ना, जिला से निष्कासित करने की बात की और गांधी यहाँ से मानने से इनकार कर दिए। अब हम 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब इनकार करने के पीछे गांधी की जो रणनीति थी कि गांधी ने देश को ना कहना सिखा दिया, गांधी ने देश को ना कहना सिखा दिया, गांधी ने हड़ताल की बात सिखा दिया देश की जनता को। और हड़ताल के बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल की बात सिखा दिया। और गांधी के पास एक ऐसी जो है ये रणनीति थी जिस रणनीति में हार का कहीं से प्रश्न ही नहीं बनता है। साथ में गांधी जो है वो सत्य और अहिंसा के समर्थक हैं, जिस कारण से उनकी विचारधारा और मजबूत है। इसके साथ ही गांधी स्वदेशी के भी समर्थक हैं, जिस कारण से उन्हें बाहर की चीजों को बहुत जरूरत नहीं है। और ये सभी गांधी को मजबूत करता है। और यही कारण है कि गांधी जिला निष्कासन के बाद भी इस मांग को ठुकरा दिए, है ना। और गांधी संघर्ष करते रहे। और संघर्ष की जो गांधी की रणनीति है वो टॉल्स्टॉय फॉर्म से लेकर के 1893 से 1915 की बीच की संघर्ष का गाथा था, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ आपको समाप्त कर देंगे 20 वर्ड का क्वेश्चन। अभी हमारे पास 18 वर्ड के क्वेश्चन बाकी है। क्या क्वेश्चन है भाई, पढ़िए आप लोग। हाँ, तो अब स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार का योगदान, इस आंदोलन का पूछ रहा है। तो ये आंदोलन कब हुआ था? चंपारण 17 में। 17 के बाद गांधी का, अगर हम स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो कहां गांधी दिखते हैं बताइए। भारत में एक रणनीति थी क्रिया और प्रतिक्रिया का इतिहास। अगर वह रॉलेट एक्ट लाते हैं तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर आते हैं। अगर वह साइमन कमीशन लाते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाते हैं। और वह क्रिप्स मिशन लाते हैं तो हम क्विट इंडिया मूवमेंट लाते हैं। यानी कि हम लोग जो है वह रॉलेट एक्ट का जवाब असहयोग और खिलाफत के रूप में देते हैं। सविनय, नेहरू रिपोर्ट और गांधी की 11 सूत्री मांग का जवाब हम लोगों ने जो है सविनय अवज्ञा के रूप में देते हैं और नमक सत्याग्रह के रूप में देते हैं। और 1939 का दौर, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर में हम अपने सैनिक को न भेजना, अगस्त प्रस्ताव की बातें या व्यक्तिगत सत्याग्रह की बातें या फिर क्रिप्स मिशन की बातों को न समझना, क्योंकि क्रिप्स मिशन को गांधी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रम्बलिंग बैंक, यानी कि वह बैंक जो दिवालिया हो चुकी है उसके बाद की तारीख का चेक है
क्योंकि हमें 1940 के दौर में जो अगस्त ऑफर के दौर में वादा किया गया था डोमिनियन स्टेट्स की बात या इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया की बात, वो कहीं समित है ही नहीं। तो गांधी को लगता है कि 73 ईयर्स ओल्ड गांधी को लगता है कि हमारे जिंदा रहते हुए आंदोलन या फिर जीत संभव नहीं है, और गांधी अंदर तक कहते हैं डू और डाई। और फिर ये कहाँ होता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक बॉम्बे, और 9 अगस्त को सबको जो भी इमिनेंट पर्सनालिटी है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भारत में गांधी के ना कहने के कारण ही इतने मजबूत हो जाता है व्यक्ति कि उत्तर प्रदेश के बलिया में, बंगाल के मिदनापुर में और महाराष्ट्र के सतारा में चीतू पांडे जैसे लोग, तामलुक प्रवृत्ति के लोग और चौहान जैसे लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार की सोच बना दी और कहा था कि समानांतर सरकार चलेगा। तो इसके पीछे क्या कारण है भाई? गांधी की राष्ट्रवादी सोच। ठीक है, इसको डिटेल से चर्चा हम लोग फिर किसी क्लास में करते हैं। और बाकी 9 क्वेश्चन है, इसका मैं फॉर्मेट आपको एक दे दूं और फिर समझा दूं, चलेगा ना? हमारी बातें समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए फिर हम बात करते हैं आप लोग की। भाई कुछ लोगों का टेस्ट भी होगा, है ना? तो इसको करते हैं, क्लियर कर लीजिए। अब देखिए 2-3